Hello students, welcome back in HOT 222 Production Technology for Ornamental Crops, Medicinal Aromatic Plants and Landscaping, Lecture 7, Part 1st, Protected Cultivation of Rose. In this lecture, I will cover types of greenhouse are required to cultivate rose, media and their preparation, bed size, planting, varieties, especially for cut roses varieties which are grown in greenhouse, and maintenance of rose in greenhouse like bending, pruning, disbudding, etc. Harvesting and yield. जो अपना ये वाला टॉपिक है इसमें अपने गुलाब की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होती है? संरक्षित खेती बोल देते हैं इसको। संरक्षित खेती मतलब एक प्रोटेक्टेड कवर के अंदर उनकी खेती करना, ठीक है। जैसे ग्रीन हाउस है या पॉली हाउस है, उसके अंदर गुलाब को उगाना, गुलाब को जब कोई भी फसल है उसको कल्टीवेट करना, वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहलाती है उसकी, ठीक है। जैसे बहुत सी वेजिटेबल्स हैं, जैसे चिल्ली है, कुकुम्बर है, इनकी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जाती है, टोमेटो की भी की जाती है, ठीक है। तो वैसे ही गुलाब की भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जाती है, स्पेशली कट फ्लावर के लिए, ठीक है। अपने जो पहले टॉपिक पढ़ा था उसमें रोज़ की कल्टीवेशन पढ़ी थी ओपन कंडीशन के अंदर, जहाँ खुले के अंदर गुलाब की खेती की जाती है, वहाँ पे कट रोज़ के लिए भी की जाती है। और साथ ही ज़्यादातर जो सेंटेड रोज़ होता है, एरोमेटिक क्रॉप्स हैं, यानी कि एरोमेटिक गुलाब की खेती की जाती है, ठीक है। जो अपने टॉपिक है एरोमेटिक फसलों के अंदर, वो वाला था पीछे वाला जो फसलें अपन पढ़ी है ओपन कंडीशन के अंदर, और अब पढ़ रहे हैं अपने कट रोज़ के अंदर जो फ्लोरिकल्चर के अंदर आ रहा है टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। बॉटनिकल नेम रोजा स्पीसीज। जैसा कि अपने सारे जानते हैं गुलाब की बहुत सी स्पीसीज कल्टीवेटेड हैं, इसलिए इसका जो बॉटनिकल नेम है इसलिए मैंने रोजा स्पीसीज लिखा है। रोजा इंडिका, रोजा गैलिका, रोजा सेंट्रीफोलिया, रोजा बोरबियाना, बहुत सी और भी स्पीसीज है जो कल्टीवेटेड हैं, ठीक है। फैमिली रोजेसी, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 2 एंड 14 होते हैं, 14 होते हैं गुणसूत्र संख्या इसके। इम्पोर्टेंट पॉइंट, रोज़ इज़ नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड एंड ईरान। जो गुलाब है वो इंग्लैंड का और ईरान का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का कौन सा है? लोटस, ठीक है, गुलाब सॉरी कमल। रोज़ा पेंडुलिन एंड रोज़ा बोरबियाना इज़ थोरनलेस स्पीसीज। रोज़ा पेंडुलिन और रोज़ा बोरबोनियाना ये एक कांटा रहित किस्में हैं गुलाब की, थोरनलेस स्पीसीज हैं, ठीक है, कांटा नहीं होता इनमें। रोज सीड्स आर एकेंस। जो रोज के गुलाब के बीज होते हैं वो एकेंस होते हैं, एकेंस कहलाते हैं। फर्स्ट रोज ब्रीडर ऑफ इंडिया इज BK रॉय चौधरी। डेवलप वैरायटीज डॉक्टर SD मुखर्जी इन 1935। जो भारत के अंदर गुलाब का पहला प्रजनक था, प्रजनक मतलब रोज ब्रीडर जिसने नई नई वैरायटियाँ डेवलप करते हैं, वो आदमी BK रॉय चौधरी था, ठीक है, जिसने बहुत सी किस्में तैयार की। पहली किस्म जहाँ कह लो कि पहली बार जिसने किस्म तैयार की वो BK रॉय चौधरी था, जिसने डॉक्टर SD मुखर्जी किस्म को तैयार किया था। डॉक्टर SD मुखर्जी एक किस्म का नाम था गुलाब की, और 1935 के अंदर डेवलप की इसने। सेकंड रोज ब्रीडर वाज BS भट्टाचार्य जी, who has to be known as father of rose breeding, developed varieties राम कृष्ण देव, ठीक है। जो सेकंड रोज ब्रीडर था गुलाब के अंदर वो BS भट्टाचार्य जी था। उन्हें वैसे फादर ऑफ रोज ब्रीडिंग भी कह देते हैं, ठीक है, जनक कहते हैं ब्रीडिंग के प्रजनन का, गुलाब के प्रजनन का। और उनने जो पहली वैरायटी डेवलप की, वो जहाँ उनकी जो डेवलप्ड वैरायटी थी वो थी राम कृष्ण देव, उनने ये वैरायटी डेवलप की। रोज शरबत वैरायटी डेवलप्ड बाय डॉक्टर BP पॉल, हिज फर्स्ट वैरायटी। रोज शरबत जो है वो डॉक्टर BP पॉल, जो डॉक्टर BP पॉल था, उनने सबसे पहले रोज शरबत वैरायटी, सबसे पहली वैरायटी थी उनकी जो उसने डेवलप की थी। पर याद रखना डॉक्टर BP पॉल गुलाब के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान है इनका, और बहुत सी किस्में इनने डेवलप की थी गुलाब की। नेक्स्ट है रोजा डेमेसियाना, रिक्वायर विंटर चिलिंग फॉर फ्लावर बड फॉर्मेशन। जो रोजा डेमेसियाना इसकी प्रजाति है गुलाब की, उसको विंटर चिलिंग की आवश्यकता होती है बड फॉर्मेशन के लिए। गुलाब के अंदर जो फूल की कली बनती है ना,
उसके बनने के लिए चिलिंग की आवश्यकता होती है। जैसे टेम्परेट फ्रूट्स की होती है ना चिलिंग रिक्वायरमेंट, सेम इसकी भी होती है कि इसको भी कुछ घंटे कम टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के चाहिए होते हैं सर्दियों के अंदर, तो ही इसमें फूल खिलते हैं। कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द रोज, बड यूनियन इज मोर सेंसिटिव टू फर्स्ट लोअर टेम्परेचर। जो गुलाब के अन्य भाग हैं, ठीक है, जैसे पत्तियां हैं, तना है, फ्लावर बड है, उनकी तुलना में बड यूनियन जहाँ से कली कायन किया जाता है या बडिंग की हुई होती है वहाँ का जो भाग होता है, ठीक है, जहाँ पे बड चिपकी हुई रहती है मूल व्रंत के साथ, वहाँ वो वाला भाग ज़्यादा सेंसिटिव होता है पाले के प्रति या कम तापमान से, मतलब उसके ऊपर पाले का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है उस ग्राफ्टेड पार्ट पर। पल्सिंग सोल्यूशन 1 to 3% शुगर प्लस 100 to 200 ppm 8 HQC। जो पल्सिंग सोल्यूशन गुलाब के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, पल्सिंग आगे बताऊंगा होता क्या है, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा कि क्या होता है। तो याद रखना 1 से 3% शुगर का, प्लस शुगर, शुगर मतलब इसके लिए शर्करा कह लो एक तरीके से, न्यूट्रेंट, ठीक है, प्लस 100 से 200 ppm 8 HQC एक प्रिजर्वेटिव, दोनों को मिला के पल्सिंग की जाती है गुलाब की। थोरनलेस वैरायटीज ऑफ रोज, जो थोरनलेस वैरायटी हैं गुलाब की जिनमें कांटा रहित किस्में हैं गुलाब की, वो है सुचित्रा एक, तो एक है पूसा मोहित, ये एक म्यूटेंट किस्म है। इसके अलावा ग्रांड गाला, ग्रांड गाला जो है ये कट फ्लावर की एक किस्म है, ठीक है। मोस्ट ऑफ रोज वैरायटीज टेक 60 to 70 days फॉर ब्लूमिंग आफ्टर प्रूनिंग। जो ज़्यादातर गुलाब की किस्में हैं उन वो प्रूनिंग के 60 से 65 या 70 दिन बाद ब्लूमिंग के अंदर आ जाती, मतलब फूल देना स्टार्ट कर देती हैं ज़्यादातर के अंदर, ठीक है। विंटरिंग इन रोज कॉमन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सितंबर अक्टूबर। अब विंटरिंग क्या होती है, मैंने विंटरिंग पिछले वाले लेक्चर के अंदर जो उसका सेकंड पार्ट था, ठीक है, ओपन कंडीशन सेकंड पार्ट, उसके अंदर मैंने विंटरिंग को ढंग से समझाया हुआ होता क्या है, जो प्रूनिंग से पहले किया जाता है तो वो विंटरिंग कहलाती है। और ज़्यादातर ये जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया के, ठीक है, पश्चिमी भाग, वहाँ पे सितंबर अक्टूबर के अंदर ये की जाती है। हसूर तमिलनाडु रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन रोज ग्रोविंग। हसूर एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, वो पूरे विश्व के अंदर सेकंड नंबर पे आता है गुलाब उगाने के अंदर, मतलब वहाँ पे गुलाब की खेती बहुत ज़्यादा जगह पे की जाती है। रोज ऑयल इज द कॉस्टलीस्ट ऑयल इन द वर्ल्ड। जो रोज ऑयल होता है, गुलाब का तेल होता है, वो सबसे महंगा तेल होता है विश्व के अंदर। येलो कलर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रोजा फोएटिडा। जो येलो कलर है, ठीक है, जो रोजा फोएटिडा है उससे येलो कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, अलग किया जाता है। येलो कलर के लिए रोजा फोएटिडा को यूज किया जाता है। रोज गिव्स कमर्शियल यील्ड अप टू 8 ईयर। जो गुलाब है ये इस कमर्शियल यील्ड 8 साल तक देता है। कमर्शियल यील्ड वैसे तो 7 साल तक ही देता है, पर इसकी ये मान लो कि 8 साल इसकी लास्ट एज होती है, 8 साल बाद प्लांटिंग दूसरी बार करनी पड़ती है, ठीक है। रोज पेटल्स चेंज कलर ब्लू ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के जमाव के कारण जो गुलाब के पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, वो नीले रंग की हो जाती हैं, जिसको ब्लूइंग कहते हैं, ठीक है। अमोनिया के कारण होती है, अमोनिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तभी वो ब्लू कलर की हो जाती हैं। ग्रीन हाउस टाइप फॉर रोज कल्टीवेशन, मतलब अपना पहला स्टार्ट कर रहे हैं कल्टीवेशन, तो ग्रीन हाउस टाइप्स फॉर रोज कल्टीवेशन कि किस प्रकार के जो ग्रीन हाउस हैं जिनमें गुलाब की खेती की जाती है। रोजेस कैन बी कल्टिवेटेड सक्सेसफुली इन नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउसेस इन माइल्ड एंड मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस सच एज बेंगलोर एंड पुणे। जो रोज़ है वो ज़्यादातर जो माइल्ड कंडीशंस रहती हैं, जहाँ पे मध्यम से टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है, मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और ज़्यादा सर्दी भी नहीं रहती, वहाँ पे ज़्यादातर जो नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस होते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनके नीचे की साइड जाली लगी रहती है, नेट लगा रहता है, और जब भी अंदर का तापमान ज़्यादा होता है जो नेट को उठा देते हैं और नेट के ऊपर एक पॉलीथीन लगी होती है, पॉलीथीन को हटा देते हैं तो नेट के अंदर से हवा आर पार होने लग जाती है, तो वेंटिलेशन अच्छा हो जाता है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। नेचुरली वेंटिलेटेड यूज़ किए जाते हैं बेंगलोर और पुणे की साइड तो। और
However, hot and high temperatures such as Hyderabad and Delhi require a forced ventilation system, fan pad type greenhouses for rose cultivation. जहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, ठीक है, उन कंडीशन जैसे हैदराबाद और दिल्ली के अंदर वहाँ पे फोर्स्ड वेंटिलेशन सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे फोर्स किया जाता है वेंटिलेशन को, ऐसे सिस्टम यूज़ किए जाते हैं जैसे फैन पैड टाइप का ग्रीन हाउस होती है। एक साइड इनके अंदर फैन लगा हुआ रहता है और एक साइड पैड लगा हुआ रहता है। जैसे कूलर ठंडा करता है ना, ये मान लो कि कूलर के अंदर वाला ग्रीन हाउस का अंदर वाला भाग हो, एक साइड उसके पैड लगे हुए रहते हैं और एक साइड उसका एग्जैक्ट फैन लगा हुआ रहता है जो बाहर की साइड हवा फेंकता है। सेम कंडीशन इसमें भी रहती है ग्रीन हाउस के अंदर, एक साइड एग्जैक्ट फैन लगे हुए होते हैं जो अंदर की हवा को बाहर फेंकते हैं और एक साइड पैड लगे हुए रहते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जैसे इधर पिक्चर में दिखाई दे रहा है सेकंड के अंदर। तो ये पैड क्या करते हैं, ये वाले पैड, इनके ऊपर पानी बहता रहता है हमेशा। जैसे आजकल नए कूलर आ रहे हैं ना, जिसको एसी कूलर कह देते हैं, उनके अंदर पैड लगा हुआ रहता है ना, शायद हनी कॉम्ब वाले, हनी कॉम्ब भी बोलते हैं मुझे लग रहा है उस पैड को। तो वैसे मोटे मोटे पैड लगे हुए रहते हैं और ऊपर हमेशा पानी चलता रहता है। और ये जो काम क्या करता है, गीले रहते हैं पैड और इनके अंदर से हवा खींचते हैं ये एग्जैक्ट फैन, बाहर फेंकते हैं, तो अंदर का तापमान इसके कारण डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, भाई इन्वायरमेंट कैसा चाहिए गुलाब को अगर ग्रीन हाउस के अंदर कल्टीवेट करें, क्योंकि वहाँ पे तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, तो अपने उसका क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, जैसा अपनी डिज़ायर होगी वैसा करेंगे। तो इसके लिए रोज़ के लिए, वैसे तो सन लविंग प्लांट है, रोज़ इज़ ए सन लविंग प्लांट एंड रिक्वायर हाई लाइट इंटेंसिटी, 6,000 to 800 फीट कैंडल सन लविंग प्यार प्लांट है। और बहुत ही ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी की आवश्यकता होती है, मतलब लाइट तेज धूप की आवश्यकता होती है, पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए इसको, ठीक है। ऑप्टिमम डे एंड नाइट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स आर 24 to 26 डिग्री सेल्सियस एंड 15 to 17 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। जो दिन का तापमान 24 से 26 डिग्री और रात का तापमान 15 से 17 डिग्री के आसपास होना चाहिए गुलाब की, जब अपने कल्टीवेशन ग्रीन हाउस के अंदर करते हैं तो। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अपेक्षित आर्द्रता, अंदर जो तापमान, अंदर नमी होगी वो 75% के आसपास होनी चाहिए, 75%, ठीक है। और CO2 लेवल अप टू 1000 ppm, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उस ग्रीन हाउस के अंदर, वो भी मेंटेन किया जाता है, लगभग लगभग 1000 ppm के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो आप सक्सेसफुल गुलाब की कल्टीवेशन कर सकते हो अगर इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर लेते हो तो। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ जो कल्टीवेट होती हैं ग्रीन हाउस के अंदर, जैसे फर्स्ट रेड है, लंबादा है, फ्रिस्को है, ब्लैक मैजिक है, येलो रिवर, अम्बेसिडर, रेड ओसियाना, गोल्डन गेट, तुनुक्की, बिवाल्डी, साशा, पेपिलॉन, ग्रांड गाला जिसको थोर्नलेस वैरायटी बताया था, स्काईलाइन पोलो, कॉन्फेटी और नोवेल्स, रोवेल, रेवल, लवली, हॉलीवुड एक्सेट्रा, और भी बहुत सी किस्में हैं जिनको कल्टीवेट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है जो इंडिया के अंदर कल्टीवेट होती हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे ग्रांड गाला और फर्स्ट रेड तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, या फिर ब्लैक मैजिक है। और इसके अलावा दूसरी किस्में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इंडिया के अंदर या फिर विदेशों में कल्टीवेट होती हैं। मीडिया एंड प्रिपरेशन, मीडिया क्या होता है, मीडिया वो होता है जैसे अपने किसी जगह पे कल्टीवेट कर रहे हैं तो सोयल के अंदर ओपन में कर रहे हैं तो सोयल मीडिया है। और ग्रीन हाउस के अंदर ज़्यादातर स्टरलाइज किया यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो कि आपको सोयल वाला लेना है या सोयल लेस मीडिया यूज़ करना है, तो आपके पास ऑप्शन रहता है, क्योंकि आप एक लिमिटेड एरिया के अंदर कल्टीवेशन कर रहे हो। और वहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो फ्लोर है ग्रीन हाउस की वो बिल्कुल पक्की बनी हुई हो, तो वहाँ पे आप मिट्टी का यूज़ भी कर सकते हो, स्टरलाइज मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा रॉक बुल, पीट, स्पैग्नम मॉस, वर्मिकुलाइट्स, परलाइट, लीफ मोल्ड, कोकोपीट, राइस हस्क, इनका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इनके मिक्सचर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि भाई इनको दो तीन को एक साथ लो और उनको मिक्स कर लो। जैसे सोयलेस के अंदर आप यूज़ कर सकते हो रॉक बिल, परलाइट और लीफ मोल्ड और कोकोपीट होती है ना, इनको मिक्स कर लिया जाता है। ज़्यादातर कोकोपीट ज़्यादा यूज़ की जाती है, एक तो ये सस्ती है, आसानी से मिल जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो इसको यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी मात्रा में दूसरे जो है
एरेशन बढ़ाने के लिए यूज़ कर लिए जाते हैं। पीएच जो मीडिया का होना चाहिए 5.5 से 6.8 पीएच जो भी आप मीडिया यूज़ कर रहे हो, मीडिया मतलब आप सोयल वाला यूज़ कर रहे हो या सोयल लेस यूज़ कर रहे हो, मतलब मिट्टी यूज़ कर रहे हो या मिट्टी के बिना की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसका पीएच लगभग 5.5 से 6.8 के आसपास होना चाहिए। 30 to 40 सेंटीमीटर डीप, वेल ड्रेन, पोरस, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। जो गहराई है उस मीडिया की, मतलब जब आप क्यारी बनाओगे, पक्कियाँ बनाओ, क्यारी बनाओ, भले आप उसको पोट्स के अंदर लगाओ, तो उसकी गहराई लगभग लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए वो मीडिया, क्योंकि गुलाब के अंदर जड़ें 30-40 सेंटीमीटर तक गहरी जाती हैं। अच्छे जल निकास वाला होना चाहिए, ज़्यादा जल भरा हुआ ना रहे, पोरस होना चाहिए, मतलब छिद्र जो, मतलब एरिएशन अच्छा हो। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, अच्छी मात्रा में होने चाहिए। इसके अलावा पास्चराइजेशन विद स्टीम एट 70 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। जो पास्चराइजेशन किया जाता है, मतलब जो उसको मैंने कहा था ना, स्टरलाइज किया जाता है। आप अगर सोयल लेस लेते हो तो उसको स्टरलाइज करना आसान होता है, पास्चराइज करना आसान होता है, ठीक है। पास्चराइजेशन किया जाता है भाप के साथ, उसे 70 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की गर्म भाप को के अंदर उसे 30 मिनट तक रखा जाता है उस मीडिया को। इसके अलावा आप अगर सीधा फील्ड के अंदर ही उसको यूज करना चाहते हो, मतलब जैसे अंदर आपने डाल दिया उसके बाद उसको स्टरलाइज करना चाहते हो, तो यूज मेथाइल ब्रोमाइड @ 25 to 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर और 10 ml पर क्यूबिक फीट। मतलब इसके अलावा आप मेथाइल ब्रोमाइड का 25 से 30 ग्राम को, ठीक है, गोल 1 मीटर स्क्वायर के अंदर छिड़काव करो। इतने ग्राम को घोल के 1 मीटर स्क्वायर के अंदर इसको छिड़काव कर दो। या फिर आप 10 ml का घोल इसका लेके उसको 1 क्यूबिक फीट के हिसाब से डाल दो, ठीक है। और 24 से 48 घंटे तक उस जो भी आपका ग्रीन हाउस है या कोई भी है उसको कवर कर देते हैं एक पॉलीथीन के शीट के साथ, जिससे क्या होता है कि उसमें से फ्यूम्स निकलती हैं मेथाइल ब्रोमाइड से। इसको इसलिए फ्यूमिगेशन भी कह देते हैं, फ्यूम्स निकलती हैं। जो आपका मीडिया है उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मेथाइल ब्रोमाइड एक फ्यूमिगेट है। इसके अलावा इसकी जगह फॉर्मेलिन भी यूज़ कर लिया जाता है। 7.5 to 10.0 लीटर पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर के अंदर 7.5 से 10 लीटर आप फॉर्मेलिन भी यूज़ कर सकते हो फ्यूमिगेशन के लिए। जो प्रोसेस सेम थी वैसे ही पॉलीथीन से ढकते हैं। इसके अलावा आप बेसमिड भी यूज़ कर सकते हो, जिसको डेजोमेट भी बोल देते हैं, 30 से 40 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ये तीनों के तीनों एक फ्यूमिगेंट्स हैं, ठीक है, कीटाणु नाशक कह लो एक तरीके से। एक फ्यूम्स निकालते हैं, गैस निकालते हैं। उसके अलावा बेड साइज़ जो क्यारियाँ बनाई जाती हैं, वैसे तो आजकल जो मॉडर्न है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादातर क्यारियाँ नीचे नहीं बनाई जाती, फ्लोर पक्का रखा जाता है। और जहाँ तो रैंक के ऊपर गमले रखे जाते हैं, गमलों में प्लांटिंग की जाती है, जहाँ फिर आजकल बनी बनाई कुछ ये कह लो कि करूगेटेड फाइबर बोर्ड होता है, जो आप गत्ता कहते हो, इसकी बनी बनाई बेड्स आती हैं छोटी छोटी। उसके अंदर जो मैटर सॉरी जो मीडिया होता है वो स्टरलाइज किया हुआ होता है, किया कराया ही आता है। बस उसी में सारे न्यूट्रेंट्स डले हुए रहते हैं कि आपको जितने भी ज़रूरत हैं बस उसके अंदर प्लांटिंग करनी होती है। तो वो ज़्यादातर जो नर्सरी जहाँ से आप प्लांट परचेज कर रहे हो वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं, जो बड़ी बड़ी नर्सरियाँ हैं, ठीक है, तो उनके अंदर प्लांटिंग करते हैं। नहीं तो जो पुराना मेथड था जिसमें क्यारियाँ बनाई जाती हैं, ज़्यादातर वैसे आज भी ज़्यादातर एरिया के अंदर यही है इंडिया के अंदर, तो क्यारियाँ बनाई जाती हैं। क्यारियों के अंदर जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है क्यारी की, यानी कि ये वाली चौड़ाई ये लगभग 1 से 1.6 मीटर चौड़ी रखी जाती है। ये क्यारी की चौड़ाई 1 से 6 मीटर और लंबाई इसकी 30 से 40 मीटर लंबी रखी जाती है, ठीक है, 30 से 40 मीटर। वैसे तो ये लेंथ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जितना लंबा ग्रीन हाउस है उस हिसाब से भी रख सकते हो, और ग्रीन हाउस के अंदर आप कई बेड्स बना सकते हो, छोटे छोटे साइज़ की भी बना सकते हो। इसके अलावा जो हाइट रखी जाती है लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर या फिर 30 से 40 सेंटीमीटर, ये जो ऊंचाई है, ठीक है। 30 से 40 सेंटीमीटर क्यों रखते हैं, क्योंकि जो गड़ों की गहराई होती है गुलाब के अंदर, मैंने पहले बताया था डीप होनी चाहिए 30 से 40 सेंटीमीटर, ये गहराई के लिए रखी जाती है 30 से 40 सेंटीमीटर। इसके अलावा डिस्टेंस
जो रखा जाता है एक क्यारी से दूसरी क्यारी के बीच में, एक क्यारी ये है और एक क्यारी ये है, इन दोनों के बीच में जो गैप है ये वाली चीज़, ये 0.5 टू 0.75 मीटर बिटवीन टू बेड्स, मतलब दो क्यारियों के अंदर आधा से पौना मीटर रखी जाती है। ठीक है। स्पेसिंग, जे मान लो कि पौधे से पौधे की और रो टू रो स्पेसिंग कितनी रखी है, 30 टू 40 सेंटीमीटर बिटवीन रोज। दो रो के अंदर 30 से 40 सेंटीमीटर, मतलब दो रो लगाते हैं ज़्यादातर, टू रो के अंदर प्लांटिंग की जाती है। जो बेड थी उसमें दो रो के अंदर प्लांटिंग होती है, 1 मीटर है। ठीक है, जैसे ये 1 मीटर है तो यहाँ दो रो के अंदर होगी, एक तो इस साइड प्लांटिंग कर रहे होंगे पाइपलाइन के, एक इस साइड हो रही होगी प्लांटिंग, तो इनके बीच में जो दूरी होगी वो 30 से 40 सेंटीमीटर की रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा 14 टू 18 सेंटीमीटर और 15 टू 20 सेंटीमीटर बिटवीन प्लांट्स। और पौधे से पौधे की दूरी, वो तो रो की हो गई, अब पौधे से पौधे की दूरी लगभग 14 से 18, या फिर ये कह लो कि 14 से 20 के अंदर आप कितनी भी रख सकते हो। और 1 मीटर स्क्वायर के अंदर आपकी स्पेसिंग के हिसाब से 6 से 9 प्लांट आएंगे पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर 6 से 9 पौधे लगेंगे। और ये अगर आप एवरेज सा मानो तो 7 प्लांट पर मीटर स्क्वायर इज बेस्ट रहते हैं, मतलब ये लगाने चाहिए, इतने से ही पौधे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इससे ज़्यादा लगाते हैं तो ओवर क्राउडिंग हो जाती है, मतलब आप भीड़ भाड़ सी ज़्यादा लगेगी। लगभग 7 पौधे ठीक रहते हैं 1 मीटर स्क्वायर के अंदर। फिर है प्लांटिंग। 6 टू 18 मंथ ओल्ड वुड बडेड प्लांट कैन बी प्लांटेड ड्यूरिंग मई जून। जो प्लांटिंग है, रोपण किया जाता है, वो 8 से 18 महीने का जो पुराना पौधा होता है जिसको कलिकायन से तैयार किया हुआ है, उसको मई जून के अंदर प्लांटिंग की जाती है, उसकी बेड के अंदर लगाते हैं। द सोयल शुड बी लूज एंड मोइस्ट बट नॉट टू वेट। जो मिट्टी है वो ढीली होनी चाहिए और नम होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। प्लांटिंग कैन आल्सो बी डन विथ ए टू रो सिस्टम। जो प्लांटिंग करते हैं टू रो सिस्टम से भी की जा सकती है, जैसे मैंने अभी बताया था उसमें दो रो थी, दोनों के बीच में 30 से 40 सेंटीमीटर का गैप था, सेम वो वाला सिस्टम। प्लांटिंग कैन बी प्लांटेड प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इन 6 रोज इन 6 टू 40 मीटर्स, मतलब 6.40 मीटर के अंदर 6 रो पौधों की बन जाती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन प्लांट्स इन ए रो इज़ अबाउट 15 टू 20 सेंटीमीटर, वही जो मैंने पहले बताया था स्पेसिंग, और यही है। ठीक है, 7 पौधे लगभग 1 स्क्वायर मीटर के अंदर लग जाते हैं, नीचे वाली लाइन के अंदर सेम है। फिर है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। द वेल डिकम्पोज FYM शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 100 टन्स पर हेक्टर इन द बेड। जो अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद होती है, जब अपने क्यारियाँ बना रहे होते हैं, बेड्स तैयार कर रहे होते हैं, तब उसमें 100 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से गोबर की खाद डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टरलाइज किया जाता है, याद रखना, गोबर की खाद बाद में नहीं डालते, पहले डालते हैं, उसके बाद स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। द न्यूट्रेंट कंपोजिशन ऑफ रोज प्लांट इज 3% 0.2%, 0.3% N, 0.2% P, 1.8% K, 1.0% Ca and 0.25% Mg बेस्ड ऑन लीफ एनालिसिस। जो न्यूट्रेंट का कंपोजिशन पौधे के लिए डाला जाता है, ये कह लो कि जो उसको न्यूट्रेंट देने हैं, वो लीफ एनालिसिस, जो उसकी पत्ती का वो होता है, एनालिसिस होता है, उसके आधार पर दिया जाता है। तो जनरली लीफ के आधार पर 3% तो नाइट्रोजन और 0.2% फास्फोरस दिया जाता है, और 1.8% पोटाश और 1% कैल्शियम, और साथ में 0.25% मैग्नीशियम डाला जाता है। याद रखना, मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि जो गुलाब है, ये माइक्रो न्यूट्रेंट भी इसको ज़रूरत होती है, जितनी इसको मेजर न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है उतने ही माइक्रो न्यूट्रेंट्स की भी ज़रूरत होती है। लगभग 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी गुलाब को ज़रूरत होती है, जहाँ दिए जाते हैं। न्यूट्रेंट्स रिक्वायर्ड आर NPK एंड Mg, 1 रेशियो 0.2 रेशियो 1.2 रेशियो 0.3, मतलब वही जो ऊपर मैंने लिखे हैं सेम उसी रेशियो के अंदर ये दिए जाते हैं। द फर्टिगेशन रिक्वायरमेंट इज 170 ppm नाइट्रोजन, 34 ppm फास्फोरस, 160 ppm पोटाश, 120 ppm
mg मैग्नीशियम पर इरिगेशन। जो फर्टिगेशन होता है, फर्टिगेशन क्या होता है, मेरे हिसाब से ज़्यादातर स्टूडेंट जानते होंगे, फर्टिगेशन होता है इरिगेशन के साथ में फर्टिलाइज़र देना, जहाँ लिक्विड फॉर्म के अंदर फर्टिलाइज़र को देना ड्रिप सिस्टम के थ्रू। जो ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या करते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको मिक्स कर लिया जाता है उसके फर्टिलाइज़र टैंक के अंदर, और इनको इस क्वांटिटी में हर सिंचाई के साथ में इतनी इतनी मात्रा में ये दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे 170 ppm नाइट्रोजन, 34 ppm फास्फोरस और 160 ppm पोटाश और 120 ppm मैग्नीशियम पर इरिगेशन, मतलब ये उनको फर्टिगेशन के साथ में दिए जाते हैं। फिर है इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन कैन बी यूज 3 to 4 वीक आफ्टर प्लांटिंग टू गिव यूनिफॉर्म वाटरिंग। जो ड्रिप इरिगेशन है, सिंचाई के अंदर अपने पढ़ेंगे तो सिंचाई के अंदर क्या होता है कि जो ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट तो बेस्ट रहता है गुलाब के लिए। इसमें पानी का जो कंजप्शन होता है बहुत कम होता है और आपका क्या कहते हैं कि एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी आती है। तो 3 से 4 वीक बाद प्लांटिंग के आप इरिगेशन को सेट कर दो भाई। ड्रिप इरिगेशन पे पौधों को कर दिया जाता है यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा पानी देने के लिए, पौधे के हर पौधे तक एक जैसा पानी मिले। ईच प्लांट शुड बी वाटर्ड बाय 1 लीटर पर प्लांट पर डे। इस प्रकार से वैसे वो कह दो कि हर पौधे को एक दिन के अंदर 1 लीटर पानी दिया जाता है ड्रिप सिस्टम के अंदर। ऐसा मतलब उसको सेट कर दिया जाता है, उस ड्रिपर की पानी की जो मात्रा होती है उसको सेट कर दिया जाता है कि भाई 1 लीटर पानी हर पौधे को हर दिन मिल सके। बाय सप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द पोटिंग मिक्स द प्लांट डज नॉट गेट वेट ऑन इट्स ओवन, हैंस इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीजेज। भाई उसको अगर अपने पानी पोटिंग मिक्सचर के अंदर सीधा देते हैं तो पौधा गीला नहीं होता, जिससे बहुत सी जो बीमारियां होती हैं उससे प्लांट प्रोटेक्ट हो जाता है, बच जाता है। अगर उसकी पत्तियां गीली होंगी तो उसके ऊपर बीमारियां फैलेंगी, क्योंकि वो ज़्यादा ह्यूमिड रहेंगी, ज़्यादा टाइम गीली रहेंगी तो बीमारियां फैलने का खतरा ज़्यादा रहेगा। जो अगर पानी सीधा ही उसके मीडिया के अंदर दे रहे हैं, जड़ों के पास में दे रहे हैं, तो ये बीमारी फैलने वाला खतरा कम हो जाता है। द ड्रिपल लाइन्स of the irrigation system is placed on the ground between the two lines. This keep the water temperature low in the dripper line and the dripper line is away from direct sunlight. कहने का मतलब ये है कि जो ड्रिपर लाइंस होती हैं, सिंचाई वाली पाइपें होती हैं, उनको जैसे 2 रो वाला सिस्टम अपने अपना रहे हैं तो बीच की जो रो होती है ना, दोनों के बीच में जगह बचती है, वहाँ पे ड्रिपर लाइन को बिछाया जाता है। इससे एक तो जो पानी होता है उसका टेम्परेचर कम रहता है। भाई ऊपर से गर्मी पड़ रही है तो उसके कारण पानी गर्म नहीं होगा, जड़ों तक ठंडा पानी पहुंचेगा, क्योंकि वो पौधों के अंदर कवर हो जाता है, छाया रहती है उसके अंदर दोनों साइड वाली जो रो है उनकी। और साथ में ड्रिपर के ऊपर जो सीधी लाइट नहीं पड़ती, सन लाइट नहीं पड़ती, उससे भी बचाव हो जाता है। बेंडिंग इन रोज। बेंडिंग एक इम्पोर्टेंट कल्चरल ऑपरेशन है गुलाब के अंदर। अगर उसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जहाँ कह लो कि उसको ग्रीन हाउस के अंदर उगाया जाता है, तो उसमें बेंडिंग की जाती है। बेंडिंग कैसे करते हैं? आफ्टर प्लांटिंग द शूट विल डेवलप रैपिडली। जैसे ही प्लांटिंग कर देते हैं उसके बाद जो शाखाएं होती हैं वो बहुत जल्दी से ग्रोथ करती हैं, बढ़ती हैं। ठीक है। आफ्टर द फ्लावर बड इज क्लियरली विजिबल, द फ्लावर बड आर रिमूव्ड एंड ऑल द ब्रांचेज आर बेंड टुवर्ड द ग्राउंड। दिस प्रोसेस इज नोन एज बेंडिंग। गुलाब के अंदर बेंडिंग क्या होती है कि उसकी जैसे ही पुष्प वाली जो फर्स्ट पुष्प होता है, जहाँ पहला पुष्प दिखाई देने लग जाती है वो कली, ठीक है, तो उस समय क्या करते हैं, उस फूल वाली कली को तोड़ देते हैं, ऊपर से पहली कली को तोड़ देते हैं और उसकी जितनी भी शाखाएं होती हैं उनको, जैसे ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इनको बैंड कर दिया जाता है, नीचे की तरफ बिछा दिया जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि यहाँ से तना टूटे ना, और जहाँ तक बड यूनियन होती है उस जगह तक के पूरे तने को नीचे जमीन पे बिछा दिया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? ठीक है, ये बात आप चलो आप पढ़ लेना कितना है। इससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो ये एक सोलर पैनल की तरह काम करती हैं। इससे लीफ एरिया जो होता है उसमें वो वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाता है लीफ एरिया, जिससे क्या होता है कि सूरज की सीधी रोशनी इनके ऊपर पड़ेगी और ये क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड, जहाँ कह लो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर का निर्माण करेगी, एक तरीके से फूड का निर्माण करेंगी। और इसके बाद यहाँ जो बर्ड जहाँ तक अपने मोड़ दिया, बिल्कुल बर्ड वाले अपना जॉइंट वाला जगह है, ठीक है, वहाँ की जो कलियाँ होती हैं वो
एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अपने मान लो कि एपिकल डोमिनेंस होती है प्लांट के अंदर, अपने उसके ऊपर से हटा के उसको तोड़ के ज़मीन की तरफ अगर झुका देते हैं तो एपिकल डोमिनेंस कह लो, जहाँ ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है, एपिकल डोमिनेंस ऑक्सीजन के कारण ही होती है, उस प्लांट के उस पार्ट में होती है जो ऊपर होता है। तो इसको अपने नीचे बिछा दिया तो जो उसकी कलियां ऊपर की साइड होंगी वहां से शाखाएं निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस यहाँ से शाखाएं निकलना स्टार्ट होती हैं। यहाँ भी अगर 2 या 3 शाखाओं को सीधा बढ़ने दिया जाता है, अगर इसके अलावा और भी शाखाएं निकलती हैं तो उन शाखाओं को भी नीचे ज़मीन में झुका दिया जाता है। बस 2 शाखाएं सीधी फ्लावर स्टॉक को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और जो भी अगर एक्स्ट्रा शाखा सीधी निकल आती है, 4 या 5 बर्ड्स कलियां निकल आती हैं साथ में, तो उनमें से 1-2 को तोड़ के नीचे कर देते हैं और 2 शाखाओं या 3 शाखाओं को ऊपर रखा जाता है फ्लावर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जैसे ये झुकाई हुई हैं। इससे क्या होगा, एक पैनल की तरह, मतलब पत्तियां अगर बिछ जाएंगी, एक सीधा खड़ा हुआ पौधा है, एक बिछा हुआ है, तो उसकी पत्तियां ज़्यादा सूरज की रोशनी में आएंगी, ज़्यादा पौधा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और ज़्यादा भोजन बनाएगा, जिससे जो फ्लावर की क्वालिटी होगी, इस यहाँ से जो स्टाक निकलेगा इस जगह से, जैसे ये निकल रही है शाखा, इसकी फ्लावर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, इसलिए बैंडिंग की जाती है। ठीक है, be careful not to break off the shoot while bending so that the plant will be able to carry these areas sugar to the new developing branches। वही जैसे मैंने कहा कि भाई इसको बैंड करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो शाखा उस जगह से टूट ना जाए, कहीं अलग ना हो जाए कि अपने उसको बैंड करने के चक्कर में उसको तोड़ दें। बैंड ऐसे किया जाता है कि भाई धीरे धीरे उसको नीचे की तरफ घुमा देते हैं कि वो हमेशा नीचे ही रहे, उठे नहीं ऊपर। और वहाँ से जो शाखा, इससे क्या होगा कि वो एक शुगर बनाने का, या इस कह लो कि एक भोजन बनाने का काम करेगा, जो कि जो डेवलपिंग ब्रांचेज हैं वहाँ से जो विकसित हो रही है, मैंने कहा था ना कि इस पॉइंट से नई शाखाएं निकलेंगी, उनके लिए भोजन या शुगर प्रोवाइड कर सके। हार्मोनल चेंज अकर इन द प्लांट विच प्रमोट शूट डेवलपमेंट। बैलेंस जो ऑक्सीजन और साइटोकिनिन का है, जो मतलब चेंज हो जाता है, हार्मोनल चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कहा था कि भाई उसमें एपिकल डोमिनेंस वाला चेंज वाला सिस्टम हो जाता है, जब अपने उसकी नीचे झुका देंगे तो जो उसकी कलियाँ ऊपर की साइड हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और वहाँ से शाखाएं निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, वो एपिकल डोमिनेंस वाला पार्ट वो चीज़ हो जाएगी। और जो भी फ्लावर निकलेगा वो अपने आप में एपिकल डोमिनेंस के कारण निकलेगा, ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा होने का। ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा होगा तो वो जो फ्लावर होगा या शाखा होगी वो बहुत तेज़ी से वृद्धि करेगी और उसकी जो इंटरनोडल लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। और वैसे भी अपने को कट फ्लावर के लिए ज़्यादा लंबे स्टॉक की आवश्यकता होती है। ठीक है, बेंडिंग इन रोजेज इंक्रीज लीफ एरिया एंड अलाउ द प्लांट टू मोर फोटोसिंथेसिस। वही चीज़ नीचे हो जाएगा तो लीफ एरिया बढ़ जाएगा। 2 to 3 गुड ग्रोविंग ब्रांचेस पर प्लांट इज अलाउड, मतलब 2 से 3 ब्रांच को छोड़ा जाता है और कोई भी अगर और शाखा निकलती है उसको ज़मीन की तरफ झुका दिया जाता है। इसके अलावा ग्रेजुअल प्रूनिंग एंड प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होती है और ग्रेजुअल प्रूनिंग किस प्रकार से की जाती है गुलाब के अंदर। ग्रेजुअल प्रूनिंग तो अपने आप ही होती रहती है जब भी आप उस फूल को तोड़ते हो। ठीक है, अब तोड़ाई के समय मैं आपको और बता दूंगा कि ग्रेजुअल प्रूनिंग किस प्रकार से हो रही है, क्योंकि उसमें पिक्चर बनी हुई है। और प्रूनिंग को आप पीछे वाले टॉपिक के अंदर देख लेना, उसमें वही थी मीडियम, हार्ड और लाइट प्रूनिंग। ठीक है, 3 टाइप की प्रूनिंग होती है गुलाब के अंदर, वो उसमें पढ़ लेना। इसके अलावा डी शूटिंग करते हैं। डी शूटिंग वही चीज़ है, डी शूटिंग कभी कभी यूज़ की जाती है। वैसे अगर आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर कर रहे हो तो ज़्यादातर उसमें बैंडिंग की प्रोसेस की जाती है, डी शूटिंग कम करती हैं। डी शूटिंग कर लेते हैं किसी किसी जगह पे, ऐसा नहीं है कि की नहीं जाती, वो अपने अपने एरिया के वाइज होता है। तो डी शूटिंग के अंदर क्या करते हैं कि 2-3 शाखाओं को छोड़ के और जो भी शाखा एक्स्ट्रा लगती है उनको बेस से ही रिमूव कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो 2-3 जो मेन शाखाएं छोड़ी हैं उन पे अच्छी ब्लूम आ सके, अच्छी क्वालिटी के फ्लावर आ सके। ठीक है, और फ्लावर की स्टाक की लेंथ भी बढ़ सके। अगर बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी, पौधे का पूरा पोषण वो सारी शाखाओं में बंट जाएगा। अगर 2-3 शाखाएं रहेंगी तो वो पोषण सारा 2-3 शाखाओं के अंदर ही सीमित हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा डिसबडिंग करते हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड बर्ड्स आर नोन एज डिसबडिंग। अब क्या होता है कि जहाँ पे वैसे डिसबडिंग तो वहाँ करते हैं जहाँ जब 3-4 शाखाएं से ज़्यादा हों, 2 या 3 शाखाओं से ज़्यादा शाखाएं हों तो डिसबडिंग कर देते हैं, ऊपर से फ्लावर बर्ड को, कलियों को तोड़ देते हैं, जिससे जो मेन कली है सारा प्रवाह उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, ये भी ज़्यादातर जब अपने क्या कहते हैं कि कट फ्लावर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर फ्लावर पैदा करना हो उस समय करते हैं।
ठीक है। तो उस समय डिसबडिंग भी करते हैं। दिस इज डन इन स्टैंडर्ड हाइब्रिड टी रोजेज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लावर्स। और नंबर ऑफ फ्लावर्स को रिड्यूस करने के लिए ज़्यादातर ये स्टैंडर्ड और हाइब्रिड टाइप के जो गुलाब होते हैं उनमें किया जाता है, जहाँ फिर आप कट फ्लावर के अंदर भी इसको कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता, याद रखना, क्योंकि अपने डिसबडिंग अगर बैंडिंग नहीं करते तब डिसबडिंग की ज़रूरत होती है। डिसबडिंग हुआ, डी शूटिंग हुआ, तब ज़्यादातर इनकी ज़रूरत होती है। पर क्षेत्र वाइज होता है, किसी जगह पे डिसबडिंग और डी शूटिंग किया जाता है और किसी जगह पे बैंडिंग किया जाता है। अभी तक इंडिया के अंदर बैंडिंग बहुत ही कम क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ पे इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन होती है वहीं होता है। इसके अलावा बड कैपिंग, द फ्लावर बड आर इंसर्टेड इनटू ए नाइलॉन कैप which help to increase the size of the bud and prevent damage in transport and maintenance the microclimate in the package। जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो फ्लावर बड होती है, कली बनती है, जब फ्लावर थोड़ा सा खिलने वाली होती है उसके ऊपर एक नाइलॉन का कैप चढ़ा दिया जाता है, जिससे कली उसके अंदर ही बड़ी हो, साइज भी उसका उसके हिसाब से हो। दूसरा, ये खुलने नहीं देती कली को, ट्रांसपोर्ट के समय खुलती नहीं है इससे कली, ठीक है। और वैसी की वैसी बड बनी रह जाती है। और ये जो पैकेजिंग करते हैं उस समय भी माइक्रो क्लाइमेट को ये बना के रखती है गुलाब के अंदर, मतलब दूसरे फूल के साथ टच में नहीं आने देती। जो दूसरे फूल की कलियाँ होंगी, क्योंकि 20-20 के बंडल बनाए जाते हैं गुलाब के, तो एक दूसरे के साथ वो टच में नहीं आते। ये 2-3 काम करती है, ठीक है, मतलब इसको कैप चढ़ाना। उसके बाद है हार्वेस्टिंग। द हार्वेस्ट स्टार्ट 4 to 5 मंथ आफ्टर प्लांटिंग। जो हार्वेस्टिंग होती है गुलाब की वो 4 से 5 महीने बाद प्लांटिंग के स्टार्ट होती है। द फ्लावर बड शुड बी कट फॉर ग्रेटर डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इन द टाइट बड स्टेज, ठीक है। जो अगर बहुत लंबी दूरी पे फूलों को आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो हमेशा टाइट बड स्टेज जो फ्लावर की होती है उसके अंदर फूलों को तोड़ा जाता है। द लेंथ ऑफ द स्टेम शुड बी 40 to 90 सेंटीमीटर। जो लेंथ होनी चाहिए तने की जो कट फ्लावर के अंदर वो 40 से 90 सेंटीमीटर होती है। वैसे 90 वाले भी बिकते हैं, 40 वाले भी बिकते हैं, पर इनको अलग अलग ग्रेड के अंदर बांटा जाता है। जितनी स्टॉक की लेंथ और फ्लावर कली का साइज़ है उसके हिसाब से अलग अलग ग्रेड में होते हैं ये, ठीक है। व्हेन हार्वेस्टिंग, फर्स्ट कट फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम द फर्स्ट 5 लीफ स्टेज, ठीक है। अब मैं बताता हूँ फर्स्ट ये काटते कैसे हैं, ठीक है, आगे वाला आप पढ़ लेना। इसमें आप पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, गुलाब की। इसमें देखना ये 3-3 लीफ के सेट हैं। उसके बाद ये फर्स्ट 5 लीफ का सेट है, दोनों साइड पत्तियां आ गई, ठीक है। इसके नीचे से काटा जाता है तना कट फ्लावर के लिए। इससे पहले जो कली आई थी वो यहाँ से काटी गई थी, जो अभी दिखाई दे रहा है यहाँ से फॉर्मर जो कट लिखा हुआ है ना, ये वाली जगह से पिछले बार जो कटिंग हुई थी पौधे की वो इस जगह से कली आई थी, उसको काटा था। अब अपने इसको जैसे यहाँ भी इससे पहले वाला इससे इससे भी पहले वाला यहाँ से कटा था, अब यहाँ काटा इससे बीच वाली जगह पे, फिर इसके बाद अपने यहाँ से काट रहे हैं। अगली बार जब कटिंग होगी मान लो, ठीक है, तो यहाँ से तो एक शाखा निकलेगी और यहाँ फिर एक पत्तियों वाला सेट छोड़ के अपने ऊपर से काटेंगे जो फ्लावर स्टॉक होगा। इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो ग्रेजुअल प्रूनिंग है वो भी हो रही है कि आप इसको काटते जा रहे हो और एक ही कली छोड़ते जा रहे हो कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 शूट निकल सकती हैं। 2 पत्तियां हैं 5-5 वाली, तो यहाँ से 2 कलियां ज़्यादा से ज़्यादा हैं इनके अंदर और 2 शाखाएं एक साथ निकल सकती हैं, ठीक है। तो जो कट लगाया जाता है ज़्यादातर, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाया जाता, मतलब 3-4 सेंटीमीटर अगर ऊपर लगाते हैं तो इसके सूखने का डर रहता है। तो ये कट हमेशा 1 सेंटीमीटर ऊपर ही लगाया जाता है, लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब इस शाखा से जो नीचे वाली पत्तियां हैं इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर ही 1 सेंटीमीटर की ही जगह छोड़ते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग स्टेम डिटरमाइन द नंबर ऑफ शूट्स दैट विल ग्रो बैक। मतलब इसकी जो लेंथ रहती है अपने जिस जगह पे अपने काटते हैं वो डिसाइड करती है कि कितनी बाद में शूट वहाँ से ग्रो होंगी। अगर अपने मान लो कि गुलाब को यहाँ से काट दें तो कितनी कलियाँ बच जाएंगी, 1 2 3 4 और नीचे भी हो सकती है निकले, ठीक है। तो वो डिसाइड करती है कि कितनी आगे शाखाएं निकलेंगी। फिर है इफ़ टू मच 4 to 6 सेंटीमीटर स्टेम आर लेफ्ट, मतलब जैसे मैंने कहा था कि 3-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा छोड़ते हैं तो मैनी शूट्स आर फॉर्म ऑफ पुअर क्वालिटी। अगर बहुत ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी तो वो उसकी क्वालिटी फूल की पुअर हो जाएगी, या फिर पुअर क्वालिटी की जो शाखाएं वो निकलेंगी। देयर फोर इट इज़ एडवाइज टू कट बाय इट बाय 1 सेंटीमीटर। एडवाइस की जाती है कि अनुशंसा की जाती है कि 1 सेंटीमीटर का ही उसमें आपको छोड़नी है शाखा पहले वाली फॉर्मर कटिंग से।
Stem flowers can be harvested in the greenhouse every 2 hours. Stem cut should always be done with a healthy, clean and sharp स्केटियर। फ्लावर्स जो होते हैं हमेशा ग्रीन हाउस के अंदर 2-2 घंटे के अंतराल पर तोड़े जाते हैं, और हमेशा जो फूलों को तोड़ा जाता है वो एक स्वस्थ और साफ और एक तीखे स्केटियर से काटा जाता है। उन शाखाओं को, जो फूलों को काटा जाता है ना, हार्वेस्टिंग की जाती है, वो स्केटियर से की जाती है, बहुत ही शार्प स्केटियर से की जाती है। जो उपज है, ईल्ड, लार्ज हाइब्रिड्स 100 to 150 स्टेम्स पर मीटर स्क्वायर। जो बड़ी बड़ी किस्में जिनमें बड़े फूल आते हैं वो तो 100 से 150 तने कह लो, जहाँ 50 फूल कह लो पूरे स्टॉक के साथ, लंबा तने के साथ कट फ्लोवर कह लो कि 100 से 150 कट फ्लोवर पर पौधा मिलते हैं। और मीडियम टाइप जिसकी किस्में के अंदर अपने फूल ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर 200 से 225 स्टेम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो मीडियम किस्में होती हैं, जहाँ कह लो कि मीडियम टाइप के फ्लोवर लेते हैं जिनके अंदर 200 से 225 स्टेम पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर के अंदर 200 से 225 तने। ठीक है, स्मॉल और स्प्रे टाइप जो छोटी छोटी किस्में होती हैं और स्प्रे टाइप होती हैं उनमें 250 से 350 स्टेम पर मीटर स्क्वायर। जो फूल होंगे वो 250 से 350, जहाँ तने जो होंगे 250 से 350 तने पर मीटर स्क्वायर काटे जाते हैं, जहाँ मिलती हैं, उपज रहती है। ठीक है, थैंक यू।